हम लोग देख रहे थे संविधान संशोधन के विभिन्न प्रक्रिया के विभिन्न चरण को, ठीक है, डिफरेंट स्टेप्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को। तो हम लोगों ने बात किया था कि अनुच्छेद 368 में जो है संविधान संशोधन के लिए औपचारिक प्रक्रिया जो है बताया गया है, और इस प्रक्रिया के कई सारे चरण हैं। जैसे कि पहला जो चरण था उसमें ये था कि संसद में जो है जो संविधान संशोधन का प्रस्ताव लाया जाता है उसमें संसद के दोनों सदनों में से जो है किसी में भी, यानी कि चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, किसी में भी जो है प्रारंभ किया जा सकता है। उसके बाद दूसरा जो था, संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया जो है सामान्य रूप से वैसा ही है जैसा हम लोगों ने मतलब साधारण विधेयक के मामले में देखा था। और साधारण विधेयक की चर्चा जो है, यानी साधारण विधेयक कैसे पारित होता है, उसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 107 से 108 में दिया गया था। तो वो चीजों को हम लोगों ने देखा था। उसके बाद था क्या कि संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत अर्थात कुल सदस्य के आधे से अधिक तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 या अधिक सदस्यों के समर्थन से संविधान संशोधन विधेयक पारित हो सकता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग लिख रहे थे। तो आगे लिखते हैं कि संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत अर्थात कुल संख्या के आधे से अधिक तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 या अधिक सदस्यों के समर्थन से संविधान संशोधन विधेयक पारित हो सकता है, पारित हो सकता है। इसके बाद जो चौथा हो जाता है, ये हो जाता है कि जो ज्वाइंट सिटिंग की बात होती है, यानी कि संयुक्त बैठक। तो क्या संविधान संशोधन विधेयक के मामले में भी जो है संयुक्त बैठक का प्रावधान है? तो इसका जवाब है नहीं, यानी कि ज्वाइंट सिटिंग का जो प्रावधान है वो संविधान संशोधन विधेयक के मामले में नहीं है। ठीक, तो इसको लिखते हैं संविधान संशोधन विधेयक के मामले में नहीं। ठीक है, इसका कहने का अर्थ ये है, ठीक है, अर्थ ये है कि जो विधेयक है वो दोनों सदनों से, ठीक है, दोनों सदनों में जो है पृथक पृथक यानी अलग अलग जो है पृथक पृथक पारित हो सकता है। ठीक है, संयुक्त बैठक नहीं होगा संविधान संशोधन के मामले में। ठीक, इसके अलावा जो है एक अनुच्छेद है 368 का दूसरा खंड। इसमें हम लोगों ने देखा था कि जो संघात्मक ढांचे हैं उससे जुड़े हुए विधेयक को इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, संघात्मक ढांचे यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल स्ट्रक्चर। ठीक है, इससे जुड़े जो उपबंध हैं, ठीक है, उपबंध, इसकी सूची जो है अनुच्छेद 368 के दूसरे खंड में दिया गया है। ठीक है, और इसके लिए हम लोगों ने प्रावधान क्या देखा था? इसके लिए प्रावधान था कि अगर इसमें जो सूची है उसमें संशोधन करना है तो उसके लिए जो है विशेष बहुमत के साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल का समर्थन भी चाहिए, आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन। ठीक है, अनुसमर्थन भी लिया जाना आवश्यक था। ठीक है, और ये चरण जो है संसद के दोनों सदनों द्वारा विधेयक को पारित किए जाने के बाद पूरा किया जाता है। ठीक, इसके बाद जब विधेयक इन सब चरणों से पारित हो गया तो उसके बाद जो है विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है ये राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत होता है, प्रस्तुत होता है। ठीक, और राष्ट्रपति उस पर अनुमति दे देता है। ठीक है, तो वो अधिनियम बन जाता है। ठीक, और लेकिन यहाँ पर एक शर्त और जुड़ जाता है। ठीक है, जो शर्त जो है 24वें संविधान संशोधन के माध्यम से लाया गया था। ठीक, 24वें संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, 1971 के माध्यम से लाया गया था। ठीक है, और इसके माध्यम से ये जो अनुच्छेद है हम लोगों का 368 का दूसरा खंड, इसमें जो है संशोधन किया गया था।
ठीक है। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के माध्यम से जो है अनुच्छेद 368 के दूसरे खंड में संशोधन किया गया था और संशोधन करके इसमें लिख दिया गया था कि अनुमति देगा, ठीक है, यानी राष्ट्रपति जो है बाध्य हो जाता है अनुमति देने के लिए, अनुमति देगा शब्द जो है लिख दिया गया था, ठीक है, लिख दिया गया। अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि राष्ट्रपति जो है संविधान संशोधन विधेयक को अनुमति देने के लिए बाध्य है, ठीक है। तो संविधान संशोधन विधेयक को अनुमति देने के लिए, ठीक है, बाध्य है, ठीक। इसका अर्थ एक और निकलता है, ठीक है, इसी बात का अर्थ एक और निकलता है कि इस मामले में यानी ऐसे विधेयक में जो है राष्ट्रपति की जो वीटो करने की शक्ति है वो भी छीन गई, ठीक है। तो ऐसे विधेयकों को वीटो करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति से छीन गई, ठीक, ये है। हालांकि जो है ये ध्यान रखने वाली बात है, ये संविधान संशोधन विधेयक को लेकर ऐसा कहा गया है, ठीक है, ऐसा कहा गया है। लेकिन एक नोट करने वाली बात और है जो ऊपर में जिक्र नहीं हुआ था कि संविधान संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए जो है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की भी आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। ले लिया ठीक है, नहीं लिया तो कोई दिक्कत नहीं। यानी संविधान संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। ये था चरण संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के, ठीक है, ये सारे चरण थे और उस पर राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ ये मसला था। इसके बाद जो हम लोग देख रहे हैं संविधान संशोधन की शक्ति पर जो है कुछ सीमाएं भी है, ठीक है, उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं और इसमें जो है हम लोग अलग अलग केस को लेंगे और साथ ही साथ जो है उससे जुड़े हुए अनुच्छेद को भी देखेंगे। तो ये टॉपिक हमारा बड़ा होने वाला है, ठीक है। तो इसमें जो है हम लोग अलग अलग केसेस को लेंगे। तो संविधान संशोधन की शक्ति पर लागू सीमाएं, ठीक, यानी कि limitations on the power to amend the constitution, ठीक, सीमाएं क्या। तो इस पे जो है हम लोग बातें करते हैं। देखो, भारतीय संसद और न्यायपालिका में इस प्रश्न पर बार बार टकराव होता रहा है कि संविधान के किन खंड या उपबंध को अनुच्छेद 368 के माध्यम से संशोधित किया जा सकता है और किसको नहीं किया जा सकता है इसके माध्यम से, ठीक है। और इस टकराव में जो है बहुत सारे परिवर्तन संविधान में जो है समय के अनुसार आते रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग 1967 के समय देखें, ठीक है, तो 1967 के समय जो है प्रायः संसद और न्यायपालिका में जो है इस प्रश्न पर विवाद नहीं हुआ था, ठीक है। यानी कि संसद की संविधान संशोधन शक्ति पर कोई मर्यादा है या नहीं, इस बात पे कोई विवाद नहीं था, ठीक है। और इसका कारण ये था कि जब जब न्यायालय ने संसद द्वारा निर्मित किसी अधिनियम या कार्यपालिका द्वारा जारी किसी आदेश को खारिज किया, संसद ने संविधान संशोधन करके उस प्रावधान को मतलब संशोधित कर दिया, ठीक है। तो इस समय तक जो है संसद और न्यायपालिका के बीच जो है टकराव नहीं था, ठीक है। यहाँ पर ना एक प्रश्न ध्यान रखना, हमेशा इस पूरे टॉपिक में एक ही बात चलेगा और ये बात चलेगा कि संविधान के किन खंडों या
उपबंधों को अनुच्छेद 368 के माध्यम से संशोधित किया जा सकता है। ठीक, इसी प्रश्न पे जो है और किन्हें नहीं, और किन्हें नहीं, ठीक है, इसी प्रश्न पे जो है मतलब पूरा चलेगा ये टॉपिक। ठीक, तो 1967 के समय जो है संसद और न्यायपालिका के बीच जो है इस प्रश्न पर कोई टकराव नहीं था, क्योंकि न्यायपालिका संसद के निर्मित किसी अधिनियम या कार्यपालिका के द्वारा जारी किसी आदेश को खारिज करता था, तो संसद क्या करता था, संविधान संशोधन करके जो है उस प्रावधान को मतलब संशोधित कर देता था, यानी कि ला देता था। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे 1951 में चंपकम दोराइराइजन बनाम मद्रास राज्य। ठीक है, ये मामला आया था मद्रास राज्य। ठीक है, ये मामला था 1951 का। ठीक है, और ये मामला किससे जुड़ा हुआ था, तो ये मामला जो है जब सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षण संस्थानों में पिछड़े वर्गों के आरक्षण को समता के अधिकार के उल्लंघन के आधार पर जो है अवैध घोषित कर दिया था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट क्या किया था कि जो शिक्षा संस्थान है वहां पर जो है पिछड़े वर्गों के आरक्षण को जो है इसको समता के अधिकार का उल्लंघन माना। ठीक है, और इसको जो है खारिज कर दिया था। ठीक, खारिज कर दिया था। अब यहीं पर जो है संसद क्या किया, अब संसद जो है संविधान को ही संशोधित कर देगा। ठीक है, तो संसद जो है प्रथम संविधान संशोधन लाया। ठीक है, इस बात को जो है सही करने के लिए। ठीक, प्रथम संविधान संशोधन लाया 1951 में। ठीक है, ये भी केस 1951 का था। ठीक है, जिसमें समता के अधिकार का उल्लंघन करने के वजह से जो है पिछड़े वर्गों के आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट जो है खारिज कर दिया था। तो इसके बाद संसद क्या किया, प्रथम संविधान संशोधन 1951 कर दिया, और इस करने से जो है अनुच्छेद 15(4), ठीक है, 15 का चौथा खंड जो है ये संविधान में जोड़ दिया, यानी इसको अंतः स्थापित कर दिया। ठीक है, ये सारा जो है पीछे हो चुका है। ठीक है, और ये अंतः स्थापित करने से जो है ये आरक्षण जो है वैध हो गया था। ठीक है, जिसको सुप्रीम कोर्ट गलत बताया था। ठीक है, उसको संसद जो है इस संविधान संशोधन के माध्यम से जो है उस आरक्षण को वैध कर दिया। ठीक है, ये था 1967 तक। ठीक है, दूसरी चीजें और हम लोग देख सकते हैं कि 1950 से, ठीक है, 1950 से 1967 के दौर को देखें, क्योंकि 1950 में संविधान लागू हुआ था, और 1967 के दौर तक देखें तो सर्वोच्च न्यायालय की अगर दृष्टि को गौर से देखा जाए तो उस समय जो है संविधान संशोधन को लेकर वो सहिष्णु बने हुए थे। ठीक है, संविधान संशोधन के प्रति जो है उनका व्यवहार सहिष्णु था, यानी कि उतना टकराव नहीं दिखता है। ठीक है, क्योंकि उनके निर्णय में ये बात स्वीकार लिया गया था उस वक्त तक कि संसद को संविधान में संशोधन करने का जो है मूल अधिकार है। ठीक है, जैसे कि एक केस का हम लोग और चर्चा कर सकते हैं, जो शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ था। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। ठीक है, और ये केस जो है 1951 का ही था। ठीक, इस मामले में जो है उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया था कि अनुच्छेद 368 का प्रयोग करते हुए संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया जाता है तो वह जो है अनुच्छेद 13 के दूसरे खंड के अधीन विधि नहीं माना जाएगा। ठीक है, ऐसा कहा गया था। ठीक, इसमें उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि यदि अनुच्छेद 368 का प्रयोग करते हुए
संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया जाता है तो वह अनुच्छेद 13(2) के अधीन विधि नहीं माना जाएगा। ठीक है, ऐसा डिसीजन जो है दिया गया था। ठीक है, ठीक। और इसी डिसीजन से क्या पता चलता है कि अपने निर्णय में इस बात को स्वीकार किया कि संसद संविधान में संशोधन करके मूल अधिकार सहित किसी भी भाग को परिवर्तित कर सकती है। ये जो है 1950 से 1967 के दौर तक बना रहा था। ठीक है, इसके अलावा एक एग्जाम्पल और लिया जा सकता है, जैसे कि 1965 में एक और फेमस केस था, वो था सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य। ठीक है, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य। ठीक है, ये मामला 1965 का था और इसमें जो है उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया था कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत मूल अधिकारों में भी संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, इसमें क्या किया था कि उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि इसमें टकराव की स्थिति कहीं नहीं आ रहा है। ठीक है, न्यायालय आसानी से मान जा रहा है। ठीक है, अब मान जा रहा है, इसलिए जो है संविधान संशोधन के प्रति जो है इस दौर में सुप्रीम कोर्ट की दृष्टि जो है वो सहिष्णु बना हुआ था। ठीक है, अब यहीं से थोड़ी बातें बिगड़नी शुरू हुई, जैसे कि 1967 में एक केस पहुंचा था और वो केस था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, और इसी में जो है उच्चतम न्यायालय की धारणा बदल गई। ठीक, इसमें क्या हुआ, यहीं से उच्चतम न्यायालय की धारणा बदल गई। ठीक, क्योंकि इसमें किस पे प्रश्न उठाया गया था, इसमें जो है 70वें संशोधन अधिनियम 1967 की वैधता को लेकर प्रश्न उठाया गया था। अधिनियम 1964 की वैधता पर जो है प्रश्न उठाया गया था। ठीक, प्रश्न उठाया गया था और इसमें जो है 11 न्यायाधीश की बेंच थी, 11 न्यायाधीश की जो है पीठ थी और इन्होंने जो है 6:5 से अपना मतलब निर्णय दिया था, इस बहुमत से जो है अपना फैसला सुनाया। ठीक है, और इस फैसले में कहा गया था कि अनुच्छेद 368 के तहत भी संसद को यह शक्ति नहीं है कि वह मूल अधिकारों को छीन सके, वह मूल अधिकारों को छीन सके या न्यून कर सके। ठीक है, यानी कम कर सके, न्यून कर सके। ठीक, ये निर्णय जो है दिया गया था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में। ठीक, ठीक, इसके अलावा जो है एक निर्णय और था इसके अंदर, वो था अनुच्छेद 13 के दूसरे खंड को लेकर, और इस खंड में जो है हम लोगों ने देखा था कि विधि शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, विधि शब्द का प्रयोग किया गया और उसमें बताया गया है कि विधि में जो है कौन कौन सी विधियां सम्मिलित है। ठीक है, इसमें जो है कौन कौन सी विधियां जो है सम्मिलित है। ठीक है, ये सब पीछे लिखा हुआ है, सम्मिलित है। ठीक है, और इसको लेकर भी जो है
मतलब न्यायालय ने इसी में जो है निर्णय दिया था। ठीक, और वो बताया था कि चाहे वो जो है विधानमंडल की साधारण विधायी हो, साधारण विधायी शक्तियों से पारित हो, ठीक है, ये भी इसमें शामिल होगा। इसके अलावा जो है या फिर अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, ठीक है, अंतर्गत दी गई संविधान संशोधन द्वारा पारित हो। ठीक है, संविधान संशोधन की शक्ति से। ठीक है, इन दोनों को जो है इसमें शामिल किया गया था विधि में। ठीक, अब यहां तक चीजें हो गई। अब ये तो मतलब क्या हो गया, यहाँ पर तो उच्चतम न्यायालय की धारणा बदल गई है। तो अब न्यायालय ने ऐसा डिसीजन सुनाया। अब इस डिसीजन को जो है शून्य घोषित करने के लिए संसद जो है एक और संविधान संशोधन करता है। ठीक है, यानी कि गोलकनाथ मामले में, ठीक, जो गोलकनाथ मामला था, ठीक है, इसके निर्णय को शून्य करने के लिए, निर्णय को जो है शून्य करने के लिए, ठीक है, यानी निर्णय के प्रभाव को शून्य करने के लिए सरकार जो है एक संविधान संशोधन करती है, और वो जो है 24वां संविधान संशोधन था। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। ठीक है, और इस संशोधन को जो है भारतीय इतिहास में मील का पत्थर भी माना जाता है। ठीक है, भारत के संवैधानिक इतिहास में इसको जो है मील का पत्थर भी कहा जाता है, मील का पत्थर माना जाता है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि, ठीक है, क्यों माना जाता है, क्योंकि इसमें जो है इसके माध्यम से पहली बार संसद की जो संविधान संशोधन की शक्ति है उसमें संशोधन किया गया था। ठीक है, तो इसके माध्यम से पहली बार संसद की संविधान संशोधन शक्ति में ही संशोधन किया गया। ठीक, और इसके वजह से जो है बहुत सारे परिवर्तन किए गए थे। ठीक है, इसके वजह से बहुत सारे परिवर्तन किए गए, उन परिवर्तनों को हम लोग देखते हैं। ठीक, जैसे कि सबसे पहला परिवर्तन जो है वो अनुच्छेद 13(2) के लिए ही था, 13 के दूसरे खंड के लिए था। इसमें जो है संशोधन किया गया। ठीक है, और संशोधन करके इसमें जो है एक वाक्यांश जोड़ा गया था, वाक्यांश जोड़ा गया। ठीक, और वो वाक्यांश क्या था कि संसद द्वारा अनुच्छेद 368 के अंतर्गत पारित कोई भी विधि, ठीक है, यानी कि गोलकनाथ मामले के निर्णय को शून्य करना है, इसके लिए जो है 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 हुआ। तो इसमें जो है लिख रहा है कि संसद द्वारा अनुच्छेद 368 के अंतर्गत पारित कोई भी विधि अनुच्छेद 13(2) में प्रयुक्त विधि शब्द में सम्मिलित नहीं मानी जाएगी। ठीक है, शब्द में सम्मिलित नहीं मानी जाएगी, ऐसा संसद जो है इसमें संशोधन करके लिख दिया था। और ऊपर में न्यायालय निर्णय क्या दिया था, निर्णय ये दिया था कि जो विधि शब्द है उसमें 368 के अंतर्गत जो संशोधन है वो भी शामिल होगा। तो उसी को यहाँ पर जो है ये चेंज कर दिया। ठीक है, इसके अलावा जो है अनुच्छेद 368 के पहले खंड में भी जो है संशोधन किया गया। ठीक, इसमें भी संशोधन किया गया, और संशोधन करके जो है इसमें स्पष्ट कर दिया गया, ठीक है, कि संसद को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत
संविधान के किसी भी उपबंध में परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन मतलब वेरिएशन करने, ठीक है। इसके अलावा परिवर्धन, ठीक है, परिवर्धन का मतलब एडिशन होता है, ठीक है, एडिशन, परिवर्धन करने या निरसन, निरसन का मतलब रिपेल करने की शक्ति है, ठीक है। ऐसा यानी संसद जो है अपने पास अन्य अधिकार कर लिया था संविधान संशोधन को लेकर, ठीक है। इसके अलावा जो है जो अनुच्छेद 368 है उसके तीसरे खंड में भी जो है संशोधन किया गया, ठीक है। नहीं, इसको तो अंतः स्थापित किया गया था, इसको जो है इसमें अंतः स्थापित किया गया इसी संशोधन के माध्यम से, ठीक है। और इसमें जो है स्पष्ट कर दिया गया कि अनुच्छेद 13 की कोई बात इस अनुच्छेद के अधीन, ठीक है, इस अनुच्छेद के अधीन किए गए किसी संशोधन पर लागू नहीं होगी, किसी संशोधन पर लागू नहीं होगी, ठीक है। ऐसा जो है न्यायालय के द्वारा, ये ऐसा जो है संसद के द्वारा जो है संशोधन करके किया गया था। इसके अलावा जो है अनुच्छेद 368 के शीर्षक में भी परिवर्तन किया गया था, ठीक है। इसकी जो हेडिंग है उसमें भी जो है परिवर्तन किया गया, और परिवर्तन क्या, उसको बदल ही दिया गया था। और बदल के क्या रखा गया था, जैसे कि पहले ये था संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, पहले जो है इसका नाम था संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया, ठीक है, यानी इसको इंग्लिश में कहा जाए तो प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो है पहले था, अब इसको जो है बदल दिया गया, ठीक। अब बदल करके क्या रखा गया, इसको जो है बदल करके रखा गया संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति, ठीक, और उसके लिए प्रक्रिया, ठीक है, ये नाम रखा गया, यानी कि पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयरफॉर, ठीक है, ये कर दिया गया, नाम में परिवर्तन कर दिया गया, ठीक है, शीर्षक में। इसके अलावा जो है अनुच्छेद 368 में भी इसके दूसरे खंड में भी जो है संशोधन करके स्पष्ट कर दिया गया था, ठीक है, इसमें संशोधन किया गया और संशोधन करके स्पष्ट कर दिया गया कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 368 के तहत पारित किए गए संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य है, ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने पहले चर्चा किया, अनुमति देने के लिए बाध्य होगा, ठीक है, ये भी परिवर्तन किया गया था, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे था ना ये कि प्रक्रिया क्या है, ठीक है, अनुमति देने के लिए, ठीक है, ये जो 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 है, इसी के माध्यम से अनुच्छेद 368 के दूसरे खंड में संशोधन कर दिया गया था और अनुमति देगा शब्द लिख दिया गया था, ठीक है। तो यही चीजें मतलब 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के माध्यम से किया गया, ठीक है। यहाँ तक तो चलो सारी चीजें थी। इसके बाद जो है एक महत्वपूर्ण मामला आया 1973 में, ठीक है, और ये काफी प्रसिद्ध है,
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक है, ये मामला आया। ठीक, और ये मामला जो है उच्चतम न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, और इस मामले में जो है जो प्रार्थी था, ठीक है, वो 24वें संविधान संशोधन अधिनियम की वैधता को भी चुनौती दी थी। ठीक है, तो इसमें जो है 24वें संविधान संशोधन अधिनियम की वैधता पर, ठीक है, वैधता को चुनौती दी गई थी। ठीक है, इसके अलावा जो है न्यायालय के समक्ष एक और प्रश्न था जो बहुत महत्वपूर्ण था, और प्रश्न ये था कि संसद को, ठीक है, संसद को अनुच्छेद 368 द्वारा दी गई संशोधन की शक्ति की सीमा क्या है। ठीक है, सीमा क्या है, ये भी प्रश्न इसमें महत्वपूर्ण था। ठीक है, तो पहले जो है मतलब गोलकनाथ वाला जो था, ठीक है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य जो 1967 का मामला था, उसमें 11 न्यायाधीश की पीठ बैठी थी, तो अब उससे ज्यादा होना चाहिए था, इसलिए जो है इसमें 13 न्यायाधीश की पीठ बैठी। 13 न्यायाधीशों की जो है न्यायपीठ गठित किया गया। ठीक, गठित किया गया। ठीक, और इन्होंने जो है फैसला सुनाया। ठीक है, इनका फैसला क्या था वो देखते हैं। ठीक, हालांकि जो है इसको भी संसद जो है शून्य करने की कोशिश किया था आपातकाल के समय 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था, उसको हम लोग देखेंगे। तो 13 न्यायाधीश की न्यायपीठ जो है बैठी, इन्होंने फैसला दिया। ठीक है, पहला तो इन्होंने कहा कि जो 24वां संविधान संशोधन है वो वैध है। ठीक है, बोला वो सही है, 24वां संविधान संशोधन जो है अधिनियम ये वैध है। ठीक है, वैध होने का मतलब क्या है? वैध होने का मतलब ये है कि संसद जो है, संसद अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों का संशोधन करने के लिए उतनी ही सक्षम है, करने के लिए उतनी ही सक्षम है जितनी कि संविधान के दूसरे भाग में। ठीक है, जितनी कि संविधान के किसी अन्य भागों में। मतलब क्या, संसद जो है वो मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकती है। ठीक है, कर सकती है। इसके अलावा दूसरा निर्णय ये था, एक सिद्धांत दिया था उन्होंने आधारभूत ढांचे का, उस पर हम लोग बाद में बात करते हैं। एक डिसीजन और था कि जो अनुच्छेद 13 है, ठीक है, इसमें जो विधि शब्द प्रयुक्त किया गया है, ठीक है, अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त विधि शब्द में अनुच्छेद 368 के तहत होने वाले संविधान संशोधन अधिनियम शामिल नहीं है, शामिल नहीं है, ये उन्होंने दिया था। ठीक है, लेकिन उन्होंने जो है संविधान का संशोधन करके जो है संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन नहीं कर सकते, तो उन्होंने एक सिद्धांत दिया था कि आधारभूत ढांचे का उन्होंने सिद्धांत दे दिया। ठीक है, यानी बेसिक स्ट्रक्चर का उन्होंने सिद्धांत दिया था। ठीक है, यानी कि इसका उल्लंघन या अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। ठीक है, उल्लंघन या अतिक्रमण नहीं कर सकती। ठीक, उन्होंने कहा कि आधारभूत ढांचे
आधारभूत ढांचा शब्द जो है वो संविधान में भले ही स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है, लेकिन जो है वो संविधान में कहीं ना कहीं अंतर्निहित है। ठीक है, ये जो है कहीं ना कहीं अंतर्निहित है। ठीक, अंतर्निहित है संविधान में, इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। और यही जो है सबसे बड़ा निर्णय था, क्योंकि आधारभूत ढांचा शब्द जो है अपने आप में अपरिपूर्ण है। ठीक है, ये पूरा नहीं है, इसको जो है न्यायालय समय समय पर डिफाइन करते रहती है कि इसमें क्या चीज शामिल है, क्या चीज नहीं है। ठीक है, तो जैसे जैसे नए नए केस पहुंचते हैं और अगर इससे जुड़ा हुआ कोई केस रहता है तो वो चीजें जो है इसमें सम्मिलित हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से जो है संसद जो लगातार संविधान संशोधन कर रहा था उसमें जो है कहीं ना कहीं ब्रेक लगा। ठीक है, अब आगे क्या हुआ कि आगे जो है जब आपातकाल का समय आया, ठीक है, आपातकाल के दौरान क्या हुआ, जो केशवानंद भारती का डिसीजन था, ठीक है, केशवानंद भारती मामले के इसके निर्णय को शून्य करने के लिए, निर्णय को जो है शून्य करने के लिए 1976 में एक संशोधन लाया गया। ठीक है, और वो था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, ये लाया गया। ठीक, ये लाया गया और ये जो है ये बहुत बड़ा जो है मतलब संशोधन था। ठीक, और इसके अंतर्गत जो है अनुच्छेद 368 में जो है खंड 4 और खंड 5 जोड़ा गया, खंड जो है 5 जोड़ा गया इसी संशोधन के माध्यम से। ठीक है, और इसमें कहा गया कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति, संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति, ठीक है, संसद की शक्ति पर किसी भी प्रकार का कोई निर्बंधन नहीं होगा। ठीक है, निर्बंधन मतलब रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे। ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस नहीं होगा। ठीक है, और ऐसा जो है ये अनुच्छेद 368 के 5वें खंड में लिखा गया था। ठीक, इसके अलावा जो है एक और जो अनुच्छेद 368 का 4था खंड है, इसमें क्या लिखा गया, हालांकि जो है इस दोनों इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों अनुच्छेद जो है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामला जो कि 1980 का मामला था उसमें अवैध घोषित कर दिया गया था न्यायालय के द्वारा। ठीक है, लेकिन बताने की बात है तो अनुच्छेद 368 के चौथे खंड में जो है चौथे खंड में एक चीज और लिखा गया था कि संसद द्वारा अगर कोई भी संविधान संशोधन किया जाता है तो उसको किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। तो संसद द्वारा किए गए किसी भी संविधान संशोधन को किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, ऐसा निर्णय मतलब ऐसा संशोधन करके लिख दिया गया था। ठीक है, अब जो है अब जो है 1980 में एक और मामला पहुंचता है उच्चतम न्यायालय के पास, और वो था मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। ठीक है, ये मामला जो है 1980 में पहुंचता है, और इस मामले में जो है न्यायालय सबसे पहले तो यही कहता है कि अनुच्छेद 368 का जो चौथा और अनुच्छेद 368 का जो 5वां खंड है, ठीक है,
इसको इन्होंने जो है अवैध घोषित कर दिया। ठीक है, ठीक, अवैध घोषित कर दिया। इसका कारण भी इन्होंने बताया। कारण में उन्होंने कहा कि पहली चीज है, ये तो जो है संसद को संविधान संशोधन की असीम शक्ति देता है। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है, ठीक है, जो आधारभूत ढांचे का हिस्सा है, ठीक है, न्यायिक पुनरीक्षण मतलब जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, इसकी शक्ति को जो है ये विनाश करता है, शक्ति को विनाश करता है। कैसे करता है? इसमें लिखा गया है कि किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पे प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, यानी उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं उठाया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए जो है ये न्यायालय की न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति को विनाश करता है। इस आधार पे जो है इन्होंने जो है अनुच्छेद 368 के चौथे और अनुच्छेद 368 के 5वें खंड को जो है अवैध घोषित कर दिया। ठीक है, इसके अलावा जो है न्यायालय ने इसमें स्पष्ट कर दिया, एक उच्चतम न्यायालय ने इसमें स्पष्ट कर दिया कि संविधान संशोधन की यहां पर सीमित शब्द है, ठीक है, सीमित शक्ति, ठीक है, यानी लिमिटेड, सीमित शक्ति जो है यह संविधान के आधारभूत ढांचे का हिस्सा है, संविधान के आधारभूत ढांचे का हिस्सा है। ठीक है, ये स्पष्ट कर दिया। ठीक है, और यहीं से जो है संसद को पता चल गया कि जो आधारभूत ढांचे का सिद्धांत है वो अपने आप में जो है बहुत बड़ा है। ठीक है, इस पे मतलब अब संसद जो है मनमाने तरीके से जो है संविधान संशोधन नहीं कर सकता है। ठीक, तो मुख्य बातें क्या निकला कि जो केशवानंद भारती मामला है, केशवानंद भारती, ठीक है, और प्लस में जो है मिनर्वा मिल्स। ठीक है, केशवानंद भारती मामला कब का था? 1973 का था। ठीक है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक है, और मिनर्वा मिल्स मामला जो था ये कब का था? ये 1980 का था। ठीक है, इसमें जो है क्या स्पष्ट हो गया? स्पष्ट ये हो गया कि संसद संविधान में कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती है जो संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता हो। ठीक है, तो ये जो है बातें यहाँ पर स्पष्ट हो गई। ठीक है, कि संसद संविधान में कोई भी ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता हो। ठीक, ये था। ठीक, लेकिन यहाँ तक भी जो है अभी भी एक प्रश्न पर जो है स्पष्ट रूप से निर्णय नहीं हो पाया था, और प्रश्न ये था कि यदि संसद संविधान में कोई व्यापक परिवर्तन करने के लिए कोई अधिनियम बनाती है और उसे 9वीं अनुसूची में शामिल कर देती है तो उस पर आधारभूत ढांचे का सिद्धांत लागू होगा या नहीं। ठीक है, इस प्रश्न पर जो है अभी तक स्पष्टीकरण नहीं मिला था। तो इस संबंध में जो है एक और केस न्यायालय के पास पहुंचता है और वो 1981 में ही पहुंच जाता है, और वो था वामन राव बनाम भारत संघ। ठीक, ये केस पहुंचता है और इसमें जो है उच्चतम न्यायालय स्पष्ट कर देता है, कि केशवानंद भारती का जो निर्णय है वो कब से लागू होगा। ठीक है, स्पष्ट किया कि 24 अप्रैल, ठीक है, 1973। ठीक है, और ये जो है डेट जो है केशवानंद भारती मामले का डेट था। इसी दिन निर्णय दिया गया था। मामले में निर्णय की तिथि है, ये तिथि 24 अप्रैल 1973 से पहले किए गए संशोधन
तो विधि मान्य माने जाएंगे। ठीक है, यानी उससे पहले छेड़छाड़ नहीं करेगा। किंतु इस तिथि के बाद, इस तिथि के बाद जो है यदि कोई भी अधिनियम 9वीं अनुसूची में डाला गया है तो न्यायालय उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकती है। ठीक है, तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। और न्यायिक समीक्षा क्या करेगा, तो ये जो है संविधान के आधारभूत ढांचे को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है। संविधान का जो वही है आधारभूत ढांचा, ठीक है, इसको कुछ नुकसान वगैरह तो नहीं हो रहा है। ठीक है, और अगर ये नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, तो न्यायालय जो है उसको विधि शून्य कर देगा। ठीक है, विधि शून्य करने का मतलब वॉइड, ठीक है, घोषित कर देगा। ठीक, ये जो है दिया गया था बामन राव बनाम भारत संघ। ठीक है, ठीक, ये बातें हो गई। इसके बाद जो है 2007 में, ठीक है, 2007 में एक और इम्पोर्टेंट केस आया और वो था कोहिनूर बनाम तमिलनाडु राज्य। ठीक, ठीक, और इसमें वापस से जो है उच्चतम न्यायालय ने दोहरा दिया था कि संविधान का आधारभूत ढांचा जो है उसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसमें जो है उच्चतम न्यायालय ने जो है वापस फिर से कह दिया कि संविधान का आधारभूत ढांचा असंशोधनीय है। ठीक, ठीक, तो यहां से जो है सारी बातें स्पष्ट हो गई कि किस तरह से जो है ये चीजें आई थी। ठीक है, तो 2007 ही आखिरी था, इसके बाद से जो है कोई मतलब टकराव नहीं हुआ या वो स्थिति पैदा नहीं हुई। ठीक है, तो अब जो है हम लोग देख लेते हैं कि ये सारे परिवर्तन होने के बाद जो है अब संसद की संशोधन करने की शक्ति की जो संवैधानिक स्थिति है वो किस प्रकार से है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग टॉपिक बना लेते हैं वर्तमान में। ठीक है, वर्तमान में संसद की संविधान संशोधन शक्ति की संवैधानिक स्थिति। ठीक, इसको हम लोग चर्चा ही करेंगे। तो पहली चीजें तो ये है कि ये मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है। ठीक है, मूल अधिकार प्लस जो है ये संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन कर सकती है, हालांकि ध्यान रखेगी कि आधारभूत ढांचे का उल्लंघन ना हो। ठीक है, संविधान के किसी भी उपबंध में, ठीक है, ये संशोधन कर सकती है। ठीक है, यहाँ पर जो है बस जो ध्यान रखा जाएगा वो जो है आधारभूत ढांचा को ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, आधारभूत ढांचे रख सकती है। इसके अलावा दूसरा जो निकलता है, जो अनुच्छेद 368 का तीसरा खंड है, ये वैध हो गया। ठीक है, वैध हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि संविधान संशोधन विधि की जो वैधता का परीक्षण है वो अनुच्छेद 13 के दूसरे खंड के संदर्भ में नहीं किया जा सकता। ठीक है, संविधान संशोधन विधि की वैधता का परीक्षण जो है वो अनुच्छेद 13(2) के संदर्भ में नहीं किया जा सकता। ठीक, ये चीजें हो गई। तीसरी चीजें
जो मिनर्वा मिल्स मामले में था 1980 वाला में, कि अनुच्छेद 368 के चौथे और पांचवें खंड को अवैध घोषित कर दिया था। ठीक है, तो अभी ये हो गया कि जो अनुच्छेद 368 का चौथा, इसके अलावा अनुच्छेद 368 का जो पांचवा खंड है, ये दोनों जो है अवैध घोषित हो गया। ठीक है, अवैध घोषित हो गया। क्यों? वजह था वही जुडिशियल रिव्यू, यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, इस वजह से, क्योंकि ये जो है आधारभूत ढांचे का हिस्सा है। ठीक है, इसके अलावा जो है ये भी बातें स्पष्ट हो गया कि संसद जो है संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 368 में दी गई संशोधन करने की अपनी शक्ति बढ़ा भी नहीं सकती है। ठीक है, ठीक, क्योंकि जो 1980 में जो है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामला था। ठीक है, भारत संघ मामला था। इसमें न्यायालय ने क्या डिसीजन दिया था? न्यायालय ने डिसीजन दिया था कि जो संविधान संशोधन होता है उसकी सीमित शक्ति होनी चाहिए। ठीक है, संविधान संशोधन की सीमित शक्ति। ठीक है, ये आधारभूत ढांचे का हिस्सा है। ये जो है आधारभूत ढांचे का हिस्सा है। ठीक है, मतलब असीमित शक्ति नहीं है। ठीक है, असीमित शक्ति नहीं है। ठीक है, तो मतलब संसद जो है अनुच्छेद 368 में दी गई संशोधन करने की अपनी शक्ति को जो है संशोधन के माध्यम से जो है बढ़ा नहीं सकती है। ये बातें भी जो है स्पष्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद जो है आधारभूत ढांचे के उल्लंघन के आधार पर जो है न्यायालय किसको किसको खारिज कर सकता है। ठीक, तो यानी कि जो 24 अप्रैल है, ठीक है, 24 अप्रैल 1973, इसके बाद का जो भी मामला आया है, ठीक है, उसी मामले को जो है आधारभूत ढांचे के उल्लंघन के आधार पर न्यायालय खारिज कर सकती है। ठीक है, तो इससे ये भी स्पष्ट हो जाता है कि जो आधारभूत ढांचे का सिद्धांत है, ठीक है, आधारभूत ढांचे का जो सिद्धांत है वो भूतलक्षी प्रभाव से नहीं है। यानी कि 24 अप्रैल 1973 के से पहले से लागू नहीं है ये। ठीक है, भूतलक्षी प्रभाव करने का मतलब यह है कि रेट्रोस्पेक्टिव, ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं है। ठीक है, इस समय के बाद से है, यानी कि ये जो है भविष्य लक्षी है। इसका प्रभाव जो है भविष्य लक्षी है, यानी कि प्रोस्पेक्टिव है। भविष्य लक्षी प्रभाव से लागू है। ठीक, नंबर पता नहीं कितने हैं। इसके अलावा जो है एक चीज और है कि जो 9वीं अनुसूची है, मान लो कि संविधान संशोधन संबंधी अधिनियम को जो है अगर 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाता है तो न्यायपालिका क्या करेगी। ठीक है, तो न्यायपालिका जो है अगर 24 अप्रैल, ठीक है, 1973 के बाद से जो है कोई अधिनियम जो है 9वीं अनुसूची में शामिल होता है, ठीक है, तो न्यायालय जो है इसका क्या कर सकती है? न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है, पुनर्विलोकन कर सकती है, जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आता है। ठीक, दूसरी चीजें और है, ठीक है, कि जो केशवानंद भारती मामला था, इसमें कितने जज थे? इसमें 13 न्यायाधीश थे। ठीक है, 13 न्यायाधीश थे। ठीक है, अब अगर इसके आदेश को, ठीक है, अगर इसके आदेश को खारिज करना है, ठीक है, तो इसमें जो है 13 या 13 से अधिक न्यायाधीश की जरूरत पड़ेगी, न्यायाधीश की जरूरत। ठीक है, और अगर 13 से अधिक न्यायाधीश आ गया, ठीक है, और वो जो है ये घोषित कर दे कि जो है जो आधारभूत ढांचा है वो
मतलब जो आधारभूत ढांचे का सिद्धांत है वो अवैध है, तभी जो है इसमें परिवर्तन आ सकता है, अन्यथा परिवर्तन नहीं आ सकता है। ठीक है, तो उस मामले में जो है 13 या 13 से अधिक न्यायाधीश की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, उससे कम में नहीं होगा, और अमूमन जो है इतने न्यायाधीश नहीं बैठते हैं। ठीक, तो ये चीजें हो गई। अब हम लोग जो है एक चीजें और देख लेते हैं कि संविधान का आधारभूत ढांचे क्या है। ठीक है, संविधान का जो आधारभूत ढांचा, यानी जो बार बार शब्द आ रहा है आधारभूत ढांचे। ठीक है, तो इसको कैसे लिखे, संविधान के आधारभूत ढांचे में शामिल तत्व लिख लेते हैं। शामिल तत्व यहां से हो जाएगा, यानी एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, कौन कौन सा शामिल है? देखो, सर्वोच्च न्यायालय जो है अलग अलग मामले में बताया है कि संविधान के आधारभूत ढांचे में कौन कौन से तत्व उपस्थित हैं। ठीक है, इसलिए जो ये आधारभूत ढांचे का सूची है, जो इसकी सूची है वह निःशेषकारी है। ठीक है, निःशेषकारी है मतलब ऑल इंक्लूसिव है। ठीक है, या जो है अंतिम नहीं है। ठीक है, यानी कि फाइनल नहीं है। ठीक है, ये जो है इसमें शामिल होता रहे, यानी कि न्यायालय जो है समय समय पर कुछ तत्व को जो है इसमें शामिल करते रहता है, और उसी को हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। जैसे कि केशवानंद भारती से ही लेते हैं, वहीं से शुरू हुआ था, तो वहीं से लेते हैं। जैसे कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये कब था? 1973 का मामला था। ठीक है, तो उस समय क्या इसमें शामिल किया गया? ठीक है, तो उसमें जो है कहा गया कि संविधान की सर्वोच्चता जो है आधारभूत ढांचे का हिस्सा है। संविधान की सर्वोच्चता। ठीक, दूसरा जो है सरकार का लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक तथा गणतांत्रिक यानी रिपब्लिकन ढांचा, ये भी जो है इसका हिस्सा है। ठीक, तीसरा जो है संघात्मक प्रकृति, यानी कि संविधान की संघात्मक यानी कि फेडरल प्रकृति जो है इसका हिस्सा है। इसके अलावा जो है शक्ति के पृथक्करण का जो सिद्धांत है, यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य जो है शक्तियों का पृथक्करण। ठीक है, यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर्स। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर्स ये शामिल है। ठीक है, इसके अलावा जो है धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर स्वरूप भी जो है वो आधारभूत ढांचे का हिस्सा है। यानी संविधान का धर्मनिरपेक्ष सेकुलर स्वरूप। ठीक है, देश की संप्रभुता यानी कि सोवर्जिनिटी, ये सब जो है इन्होंने आधारभूत ढांचे का हिस्सा बताया था इस केस में। ठीक है, एक केस और था जो इंदिरा गांधी के समय का था। ठीक है, वो था इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण। ये जो है 1975 का मामला था। ठीक, इसमें जो है न्यायालय जो है 3 तत्वों को जो है आधारभूत ढांचे का हिस्सा बताया था। इन्होंने कहा था एक कि स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव। ठीक,
क्योंकि उस समय धांधली का आरोप लगा था। निष्पक्ष चुनाव प्रणाली पर आधारित लोकतंत्र, ठीक है, आधारित लोकतंत्र, इसको भी जो है आधारभूत ढांचे का हिस्सा बताया था। दूसरा जो है विधि का शासन, ठीक, यानी कि रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, इसको हिस्सा बताया था। और तीसरा जो है जो जुडिशियल रिव्यू था, उसी को न्यायिक पुनर्विलोकन, ठीक है, यानी कि जुडिशियल रिव्यू की शक्ति, ठीक है, इन तीन को जो है हिस्सा बताया था, ठीक है, इस केस में। और एक जो हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं, यानी कि 1980 का जो था मिनर्वा मिल्स मामले, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामला। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने जो है कुछ तत्व को और शामिल किया, ठीक है, जैसे कि वही जो 24वें संविधान संशोधन से था, संसद की संविधान संशोधन करने की सीमित, यहाँ बार बार ये जो शब्द आता है, ठीक है, ये शब्द सीमित लिखा हुआ है, असीमित नहीं है, सीमित है। दूसरा जो है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे और मूल अधिकार, उस दोनों के बीच में संतुलन भी होना चाहिए, यानी कि मूल अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, इसमें संतुलन होना चाहिए, ठीक, ये भी आधारभूत ढांचे का हिस्सा है, ठीक है। इसके अलावा जो है जो न्यायिक शक्ति, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति थी, उसको वापस दोहराया गया था इसमें, इस शक्ति, ठीक है। हालांकि यहाँ पर जो है उन्होंने एक कुछ मामलों में उन्होंने छोड़ के बोला था, तो कुछ मामलों में वो नहीं देखेंगे, ठीक है, जैसे भूमि सुधार संबंधी इस तरह से जो कानून था, ठीक है, जिसकी चर्चा मूल अधिकार में किया गया उससे। इसके अलावा जो है कुछ स्थितियों में मूल अधिकार, ये था। इसके बाद जो है 1982 में एक मामला आया, ठीक, और इसको जो है एसपी गुप्ता बनाम, इसमें और भी लोग शामिल थे, एसपी गुप्ता और अन्य बनाम राष्ट्रपति, एक ये मामला था। इसको जो है एक नाम और जाना जाता है, इसको जो है न्यायाधीशों के स्थानांतरण के मामले कहा जाता है, ठीक है, न्यायाधीशों के स्थानांतरण के मामले, इस नाम से जो है ये प्रसिद्ध है ये केस, ठीक है। और इस केस में भी जो है कुछ चीजों को आधारभूत ढांचे का हिस्सा बनाया गया, ठीक है। उन्होंने कहा सर्वोच्च न्यायालय ने कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है, अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता, ठीक है, अधिकारिता जो है ये आधारभूत ढांचे का हिस्सा है, ठीक है। इसी तरह जो है एक और था केस 1994 का, ठीक है, और 1994 में वही बमोई बनाम भारत संघवाद, यानी कि SR बमोई बनाम भारत संघ, ठीक, ये था। इसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय ने धर्मनिरपेक्षता के अर्थ की जो है समुचित व्याख्या की थी, ठीक है, और उन्होंने कहा था कि जो धर्मनिरपेक्षता है, ठीक है, ये भी जो है जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका हिस्सा है, नहीं संविधान के आधारभूत ढांचे का अंग है, ठीक। इसके अलावा जो है 1997 में, ठीक है, 97 में जो है एक केस था एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ। इस मामले में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने जोर देकर कहा था कि जो न्यायिक पुनर्विलोकन है, ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन है, ठीक है,
ये भी जो है संविधान के आधारभूत ढांचे का अंग है। ठीक, तो इस तरह से जो है ये सारे तत्व को मतलब न्यायिक ये सारे तत्व को जो है सर्वोच्च न्यायालय ने अभी तक आधारभूत ढांचे का हिस्सा माना है। ठीक है, अब जो हमारा टॉपिक आता है ये यही है कि अब हम लोग यहाँ से ये देख ले कि अभी तक में कितने संविधान संशोधन हुए हैं। ठीक है, और उसको हम लोग जो है दो कैटेगरी में बांट के देख सकते हैं। एक आधारभूत महत्व के जो संशोधन है उसको हम लोग देख सकते हैं, और दूसरा कैटेगरी जो है अन्य महत्वपूर्ण संशोधन को बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो है इसमें एक शब्द आया था और जिसपे हम लोग शुरू में डिस्कस कर रहे थे, और वो था कि भारतीय संविधान जो है वो कठोर है या लचीला है। ठीक है, वो रह गया था, तो उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि जो भारतीय संविधान है, संविधान वो कठोर है या लचीला है। ठीक, यानी कि जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कठोर है या लचीला है। ठीक, देखो हम लोगों ने ये चर्चा किया था कि कोई संविधान जो है वो कठोर है या लचीला है, इस बात का फैसला इस बात से ही होता है कि संशोधन करना कितना सरल है। ठीक है, संशोधन करना कितना सरल है। ठीक है, अगर संशोधन करना सरल है तो उसको लचीला माना जा सकता है, और अगर संशोधन करना कठिन है, ठीक है, तो वो जो है मतलब कठिन माना जा सकता है। तो ये जो है संशोधन के प्रक्रिया पर निर्भर करता है। ठीक, संशोधन के प्रक्रिया पर जो है ये निर्भर करता है। ठीक, और ये जो है प्रक्रिया या तो सरल हो सकती है या जो है कठिन हो सकती है। अगर सरल है तो संविधान को में जो है सरल या लचीला कहा जा सकता है उसको। ठीक है, और अगर कठिन है, ठीक है, तो उसको कठोर कहा जा सकता है। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग लें तो जैसे अमेरिका हो गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, स्विट्जरलैंड। ठीक है, इन सब के जो संविधान है वो समानता जो है कठोर माने जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है संशोधन करना आसान नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ पे जो है मतलब इन सब के जो संविधान है वो कठोर माने जाते हैं। लेकिन हमारे भारत के प्रति क्या धारणा है? ठीक, भारत के प्रति क्या धारणा है? जैसे अगर हम लोग भारतीय संविधान को लें, ठीक, तो भारतीय संविधान में क्या होता है कि कुछ लोगों का मानना है कि ये कठोर संविधान है। ठीक है, कठोर संविधान है, और क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि संविधान लागू होने से अभी तक जो है अमूमन मतलब लगभग वही 105-10 के आसपास जो है संशोधन हुए हैं। ठीक है, इस वजह से जो है वो कठोर मानते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जहां पर अमेरिका इसके आधे में भी नहीं पहुंचा है, भारत उससे कहीं ज्यादा निकल गया है, तो ये कहीं ना कहीं लचीला भी है। ठीक है, ठीक, तो अभी तक जो है इसमें अगर हम मान लेते कि 104 के आसपास जो है संशोधन हुए हैं, तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि ये कठोर नहीं है। ठीक है, क्यों कितने हुए हैं। ठीक, तो हम लोग जो है एक कारण बना लेते हैं कठोर ना होने का कारण। ठीक है, क्योंकि ये दोनों है, लचीला भी है कठोर भी है। तो भारतीय संविधान के कठोर न होने के कारण। ठीक, पहला कारण तो ये है कि हम लोगों ने पीछे देखा था कि भारत में बहुत कम संविधान संशोधन के मामले हैं जिसमें राज्यों की सहमति का प्रावधान रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि बहुत कम संविधान संशोधनों के मामले में राज्यों की सहमति का प्रावधान। ठीक है, ठीक, तो इस वजह से जो है ये कठोर नहीं है।
ठीक है। और जो मामले में उनकी सहमति चाहिए उसमें भी जो है सिर्फ आधे राज्यों की सहमति पर्याप्त मानी गई है। ठीक है, यानी कि अगर सहमति भी चाहिए, ठीक है, तो आधे राज्यों की सहमति ही पर्याप्त है। जैसे कि अमेरिका में जो है 2/3 था, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आधा है, तो आधे राज्यों की सहमति ही पर्याप्त रखा गया है। तो इस वजह से जो है भारतीय संविधान कठोर नहीं है, क्योंकि अमेरिका में जो है, अमेरिका में 3/4 का प्रावधान था। ठीक है, राज्यों को संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तावित करने का अधिकार तो नहीं दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि अमेरिका में जो है वहाँ के जो राज्य हैं उनको संविधान संशोधन करने का अधिकार दिया गया है। ठीक, यानी कि जो ये अमेरिका है, यहाँ पर जो स्टेट्स हैं, ठीक है, इसको जो है संविधान संशोधन, ठीक है, विधेयक प्रस्तावित करने का जो है अधिकार दिया गया है अमेरिका में, भारत में नहीं दिया गया। तो इस वजह से जो है भारत के संविधान जो है कठोर नहीं है। दूसरा कारण, जैसे कि अगर स्विट्जरलैंड का हम लोग मामला लें तो वहां पर जो है संवैधानिक सम्मेलन या जनमत संग्रह का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, जो कि जटिल व्यवस्थाएं हैं। ठीक है, यानी कि संविधान संशोधन के लिए जो है कुछ देश में संवैधानिक सम्मेलन, ठीक है, या जनमत संग्रह जैसी जो है जटिल व्यवस्थाएं होती है, जैसे कि स्विट्जरलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, आयरलैंड में हो गया, वहां पर इस तरह की चीजें हैं। ठीक है, और भारत में जो है इस तरह की चीजें नहीं है। ठीक है, तो भारत में जो है इस तरह की चीजें नहीं है, यानी कि भारत में जो है सीधा सीधा जो है संसद के माध्यम से जो है संविधान संशोधन होता है। ठीक, इस वजह से जो है ये है, जैसे कि स्विट्जरलैंड हो गया, ठीक, ऑस्ट्रेलिया हो गया और आयरलैंड। ठीक, ये जो देश है यहाँ पर जो है संवैधानिक सम्मेलन का प्रावधान है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन। ठीक है, और साथ ही साथ जो है जनमत संग्रह का भी प्रावधान है। हम लोगों ने इस पे चर्चा किया था, रेफरेंडम। ठीक है, और ये सारी जो है जटिल व्यवस्थाएं होती है। ठीक, जटिल व्यवस्थाएं हैं। ठीक है, जैसे कि अमेरिका में भी एक चीज है कि अमेरिका में भी जो है संवैधानिक सम्मेलन का प्रावधान दिया गया है। संवैधानिक सम्मेलन का जो है यहाँ पर प्रावधान है। ठीक है, और भारत में जो है इस तरह की व्यवस्था नहीं है। भारत में सीधा सीधा संसद के माध्यम से जो है संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, तो इस वजह से जो है भारत का संविधान जो है कठोर नहीं है। ये दूसरा हो गया। तीसरा कारण हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि भारत में जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया सरल बनाई गई है। ठीक है, संशोधन की जो है प्रक्रिया अत्यंत सरल है। ठीक है, अत्यंत सरल कहने का मतलब यह है कि ये किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है, किसी भी सदन में जो है शुरू किया जा सकता है। दूसरी चीजें जो है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको आसान कह सकते हैं। ठीक, तो इसलिए जो है भारतीय संविधान कठोर नहीं है। ठीक, अब हमारा जो अगला टॉपिक रहता है वो ये है कि हम लोग यहाँ से ये चीज देख सकते हैं कि अभी तक में जो है संविधान में कितने संशोधन हुए हैं, यानी कि अभी तक किए गए प्रमुख संविधान संशोधन। ठीक, इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल
amendments made so far। ठीक, अभी तक जो है जो प्रमुख संविधान संशोधन हुए हैं उसको हम लोग देख सकते हैं, और इसको हम लोग जो है दो तरीके से बांट के देखेंगे। एक तो देख लेंगे कि जो आधारभूत महत्व के संशोधन है, याद रखना आसान होगा, सारे नहीं देखने, जो महत्वपूर्ण है उसी को देखना है। दूसरा हम लोग देख सकते हैं जो अन्य महत्वपूर्ण संशोधन है, महत्वपूर्ण संशोधन ये देख सकते हैं। तो इसको हम लोग जो है अगले क्लास में शुरू करेंगे। इसमें हम लोग यहीं तक रखते हैं।